नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथिली साहित्य के बारे में, मैथिली संस्कृति के बारे में, उस साहित्य के बारे में जिस साहित्य में विद्यापति हुए थे, उस साहित्य के बारे में जिस साहित्य ने हिंदी साहित्य को और अपने अगल बगल के साहित्य को बहुत कुछ दिया है। उस साहित्य में जिसमें यात्री हुए थे जो हिंदी में भी नागार्जुन के नाम से दहाड़ते थे, और उस मैथिली साहित्य के प्रतिनिधि जो है साहित्य अकादमी भारत सरकार में, उनका नाम है डॉक्टर अशोक अविचल जी। डॉक्टर अशोक अविचल कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मैथिली के और प्रोक्टर भी है। इतना ही नहीं, ये हिंदी में, एडुकेशन में, इंग्लिश में एमए है, और ये हिंदी में, मैथिली में और संथाली में लिखते हैं। जब ये संथाली में लिखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लगता है कि मेरा एमफिल संथाली पर हुआ पड़ा है, और जो मेरी दाई थी, केयर टेकर थी, वो संथाली थी, और मैं बचपन में संथाली धारा प्रवाह बोलता था। अब झारखंड से हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि मैं आ गया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की, यही रह गया। लेकिन वो संथाली अभी भी मेरे मन प्राण की भाषा है। मैं उसमें, जब वो मुझे बोलती थी दका जा, और जब वो मुझे प्यार से बुलाती थी तो मैं उसको आयो बोलता था, और आयो वाज अ टर्म फॉर द मदर। तो वो है, तो ये जो है सो बहुत ही डिसिप्लिनेरियन है, और वो उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र में विद्या को सर्वोच्च स्थान माना जाता है, और विद्या अपनी ऑटोनॉमी के लिए जानी जाती है। उस क्षेत्र में है जहां पर एक विद्या नहीं, अनेक विद्याओं में लोगों का दखलंदाजी होता है। दखलंदाजी ऐसा होता है कि मिथिला का ही विद्वान अपने आप को सर्वतंत्र स्वतंत्र मान सकता है। You give him any area of specialization and he and she will prove himself and herself. That is the power of Mithila, and that is the power of Maithili literature. तो उस तरह से मैं जो, और इनके बारे में बीतते समय के बाद और भी बहुत सारी बातें हम करते जाएंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन को टेकअप करते हैं, किस तरह से ये पत्रिकाओं का संचालन करते हैं, किस तरह से जो भाषाएं हैं और भाषाओं के साथ जो दूसरी सहचरी भाषा है, भाषाएं एक न कोई बड़ी होती है न कोई छोटी होती है, भाषाएं सहचरी होती है, न माँ होती है न बेटी होती है, भाषाएं बहन होती है और एक साथ प्रवाह करती जाती है नदी के जल की तरह, और वह एक समुद्र होती है। वह समुद्र ज्ञान है, और उस ज्ञान संपदा के ये सही अधिकारी है। तो उस डॉक्टर प्रोफेसर अशोक अविचल का इस फोक ब्रेन के पेज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन, अभिनंदन है। तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात करेंगे, और आप भारत सरकार के साहित्य अकादमी में मैथिली के भाषा के प्रतिनिधि हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैथिली भाषा में आपने 5 साल के लिए क्या क्या नए चीजों को समावेश करने के बारे में सोचा है, इसमें कैसे देख रहे हैं, इसका भविष्य में आप इसकी क्या उन्नति देख रहे हैं। आपसे हम यह भी पूछने वाले हैं कि जनगणना में लोग मैथिली नहीं लिखाते हैं, तो उस पर भी हमारी वैसे ही चर्चा हुई थी। मैं पुनः एक बार आपसे फोकस करूंगा। I can emotionally hammer your sentiments to get the things know from you, sir. With this, I introduce you, और आपसे पहले आपसे चाहता हूँ कि कुछ बताएं, फिर हम लोग आगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं फोक ब्रेन के तहत आपने जो एक बहुत बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक के बीड़ा उठा रखा है, इसके लिए साधुवाद देता हूँ। और मुझे आपने आज मौका दिया रूबरू होने का, और मिथिला मैथिली से संबंधित जो टप्पी बातें करने का, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी एक फ्रेंड है सर, हमारी एक फ्रेंड है नमिता भटनागर, एंड शी इज फ्रॉम लेबनान, एंड शी इज टेलिंग यू गुड इवनिंग सर। और हमारे एक फ्रेंड है
हमारे एक फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज मिस्टर अलेक्जेंडर क्वेलेंटेरो, ही इज फ्रॉम इक्वाडोर, तो वो भी आपको हाई कह रहे हैं। जी सर। वेलकम, हाई एंड गुड इवनिंग फॉर बोथ। तो अब साहित्य अकादमी में मैं पहले भी 5 साल के लिए उसका जो परामर्शदात्री समिति है उसका मैं सदस्य रहा हूँ, और 5 वर्ष के बाद मैं सामान्य परिषद का सदस्य बना, और यह जो सामान्य परिषद का सदस्य मैं बना हूँ, यह विश्वविद्यालय के कैटेगरी से, यानी झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों से मैं अकेले प्रतिनिधि हूँ। यहाँ 2 बातें आती है। अभी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ साहित्य अकादमी में, जैसा कि आपने कहा ही कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी विविध जो हमारी अष्टम अनुसूची की भाषाएं हैं और इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने जिन भाषाओं को मान्यता दे रखा है उन सबों पर साहित्य अकादमी काम करती है। तो साहित्य अकादमी के लिए 5 साल का जो काम है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है, और निश्चित रूप से परामर्शदात्री समिति को यह तय करना पड़ता है कि किन किन पुस्तकों का अनुवाद हम मैथिली में करेंगे। चूंकि 22 भाषाएं हैं, इसके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं की जो उत्कृष्ट पुस्तकें हैं उन्हें हम किस प्रकार मैथिली के पाठकों तक पहुंचावें, इस संबंध में परामर्शदात्री समिति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, और यह एक बड़ा दायित्व भी होता है। यह एक बहुत बड़ा काम है। मैं इसे और भी स्पष्ट कर दूं कि साहित्य अकादमी की अपनी सीमा है कि साहित्य अकादमी क्या क्या करती है। जैसे हर वर्ष नवोदय योजना के तहत एक लेखक की पहली कृति को साहित्य अकादमी प्रकाशित करती है, केवल पहली कृति को, नवोदय योजना के तहत। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 25 से 30 पुस्तकों के प्रकाशन की योजना रहती है। इसके साथ 2 बड़ी संगोष्ठियां, 2 दिवसीय, जो किसी बड़े विषय पर, जैसे उसमें आप किसी भी विषय को, मैथिली साहित्य पर आधुनिकता का प्रभाव, या मैथिली साहित्य किसी विषय पर, 2 विषय पर, राष्ट्रवाद आदि पर आप कर सकते हैं। सिंपोजियम परिसंवाद की कोई सीमा नहीं है, 5, 7, 9 जो आप कर सकें, जो आपकी क्षमता हो आप वो कर सकते हैं। तो उन सब के लिए विषय चयन करना, और साथ में उन लेखकों को खोजना जो सही अर्थ में आलेख के क्षेत्र में सक्रिय हैं, शोध आलेख प्रस्तुत करते हैं, यह एक बात रहती है। मेरे साथ एक विशेष बात है, मेरे कोऑर्डिनेटर बनने के साथ ही जनवरी में मैंने दायित्व ग्रहण किया संयोजक का। चूंकि आप लोगों को मालूम ही है, इससे पहले परामर्शदात्री समिति में मैं विश्वविद्यालय व्यवस्था के कारण संयोजक का पद में आग्रह पूर्वक छोड़ चुका था। उसके बाद जब से मैं बना हूं तब से पेंडेमिक समय है, और पेंडेमिक समय में लॉकडाउन और ऑफलाइन कार्यक्रम प्रायः बंद ही है। उम्मीद थी कि अप्रैल से ऑफलाइन कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, मगर नहीं होने के कारण ऑनलाइन कार्यक्रम ही चल रहा है अभी तक, और आगे पता नहीं कोरोना का दूसरा वेव जो प्रारंभ हो गया है, जिसमें हम सबों को और भी अधिक सुरक्षित रहना है। सभी प्रदेशों से जो सूचनाएं आ रही है, मैथिली साहित्य जगत के भी बड़े बड़े पुरोधाओं ने हमारा साथ छोड़ दिया है इस कोरोना के चलते, तो इस कारण से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। तो फिर भी कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग 19 पुस्तक प्रकाशित करने में पिछले साल सफल रहे, साहित्य अकादमी के माध्यम से 19 पुस्तक, और लगभग 70 से 80 लेखकों की सहभागिता से युक्त विविध कार्यक्रमों को हमने ऑनलाइन आयोजित किया। इसमें युवा वर्ग के जो हमारे लेखकगण हैं उनकी बड़ी भूमिका रही, और प्रायः सभी में उन लोगों का योगदान अच्छा रहा। और इस साल तो मिथिलाक्षर पर, जो कभी भी साहित्य अकादमी ने नहीं किया था, मिथिलाक्षर पर भी परिसंवाद हुआ है, राष्ट्रीय परिसंवाद मिथिलाक्षर के ऊपर। चूंकि और साहित्य अकादमी में पहली बार मिथिलाक्षर को मैथिली भाषा के लिए लिपि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए,
इसके लिए लगातार 2 बार एडवाइजरी बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया और इस वर्ष जो साहित्योत्सव था उसके कार्यकारी परिषद की बैठक में और सामान्य परिषद की बैठक में उस पर विस्तृत चर्चा हुई और एक कमेटी बनाई गई है जो सिंधी और मैथिली के लिए वैकल्पिक स्क्रिप्ट यानी वैकल्पिक लिपि, क्योंकि साहित्य अकादमी अभी एक भाषा और एक लिपि पर काम करती है, एक वैकल्पिक लिपि की हमने डिमांड किया है, मांग किया है। तो इस पर एक कमेटी बन गई है जिस पर विचार होगा। तो मिथिलाक्षर पर भी हमने किया है और पहली बार अभी मैथिली साहित्य में सीता विषय पर आज तक कोई सिंपोजियम या संगोष्ठी का आयोजन नहीं हुआ था, तो वो आयोजन कल हुआ है और बड़ी प्रशंसित और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वतजनों के बीच हुआ है। तो मैं लगा हुआ हूँ कि लेखकों और साहित्य अकादमी के बीच में समन्वय स्थापित हो और उस समन्वय के अच्छे परिणाम आवे और जो भी युवा वर्ग के हैं या प्रौढ़ हैं, जो भी अनुवाद कार्य में दक्ष हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी लेखक हैं, उन्हें उचित व्यक्ति तक उचित कार्य पहुंचे और मैथिली साहित्य समृद्ध हो बिना किसी भेदभाव के। तो इस दिशा में मेरा प्रयास चल रहा है। ग्रेट अचीवमेंट। एक बात, हमारे दर्शक है और हमारे अग्रज है और नेशनल म्यूजियम में बहुत बड़े अधिकारी है, डायरेक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। ये आपसे पूछ रहे हैं क्या ये परामर्शदात्री समिति स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से निर्णय लेती है? नाउ यू हैव। धन्यवाद संजीव जी। संजीव जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा और सामयिक है और सांदर्भिक भी है। मैं प्रशंसा करता हूं इनके इस प्रश्न का। मगर स्वतंत्र और निष्पक्ष ये दो शब्द जो हैं ये बड़े विचित्र हैं, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष ये शब्द ऐसे हैं जिसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से हो सकती है। जी, कहा आप लोग सभी जाते हैं बैंड मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। हम स्वतंत्र तो हैं मगर हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करे, उसी स्तर तक हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता अपने आप में कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं है। जहां तक परामर्शदात्री समिति का प्रश्न है, परामर्शदात्री समिति के ऊपर कहीं से भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है परामर्शदात्री समिति में जो सदस्य हैं उनकी चिंतन धारा क्या है, उनकी सोच क्या है, वे उसका असर तो पड़ेगा ही। निष्पक्ष मतलब होता है, निष्पक्ष का मतलब होता है कि हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं और जो काम करना है उसमें हम श्रेष्ठ का चयन कर सकें। तो परामर्शदात्री समिति पर बाहर से कोई दबाव नहीं होता है। कोऑर्डिनेटर के संयोजक के संयोजन में परामर्शदात्री समिति निर्णय लेती है और परामर्शदात्री समिति द्वारा लिए गए निर्णय जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है, वहां से वो पारित होता है, वहां स्वीकार होने के बाद ही उसे लागू किया जाता है। तो स्वतंत्रता शब्द तो ठीक है, निष्पक्षता भी शब्द है, मगर अपने आप में इसका अर्थ बहुत व्यापक है। तो व्यावहारिक रूप से यह होता ही है। जैसे अभी मैं फोक ब्रेन चैनल पर हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझसे अधिक जानने वाले, मुझसे अधिक मैथिली को समझने वाले, मैथिली संस्कृति, मिथिला की संस्कृति और मैथिली भाषा साहित्य को समझने वाले, उसे आगे बढ़ाने वाले लोग मिथिला के क्षेत्र में नहीं है। एक बड़े उद्भट विद्वान है, मगर फोक ब्रेन ने मुझे चयनित किया है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं अभी साहित्य अकादमी मैथिली का प्रतिनिधि हूँ। तो साहित्य अकादमी में मैथिली के प्रतिनिधि होने के नाते मैथिली और मिथिला संस्कृति के बारे में क्या जानता हूँ, यह समझने और समझाने के उद्देश्य से फोक ब्रेन ने मुझे यहाँ बुलाया है। यही स्थिति होती है कि जिन सदस्यों को जिम्मेवारी दी गई है उनका यह दायित्व है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उपलब्ध विकल्प के अनुरूप वे निर्णय लें और काम करें, यह उनका दायित्व है और मुझे लगता है कि वे ऐसा करते हैं। मगर संयोजक का दायित्व इसमें ज्यादा होता है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। अगर कहीं कोई कमी रहती है परामर्शदात्री समिति के निर्णय में तो मैं इसे खुले कंठ से स्वीकार करता हूं कि वह संयोजक की कमजोरी मानी जा सकती है अगर कहीं रहता है। अगर मेरे संज्ञान में, मगर संयोजक के संज्ञान में, मेरे संयोजक के रूप में मेरे संज्ञान में ऐसी कोई गलती आएगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा और सुधार करने का प्रयत्न करूंगा।
ग्रेट ग्रेट। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। दे हैव इनकलकेटेड एन आर्ट ऑफ सेइंग यस I have committed the mistake and I'm going to correct myself. So thank you for your this acceptance. इसका एक सब्सिडियरी क्वेश्चन है, जानकारी जिज्ञासा है नीरज कुमार जी का। वो कह रहे हैं साहित्य अकादमी से जो मैथिली भाषा की पुस्तकें प्रकाशित है उसकी अनुपलब्धता पर कुछ कहें। He said that the books are not available. Yes, I can understand it. साहित्य अकादमी से जो मैथिली की पुस्तकें प्रकाशित है, इस संबंध में इस प्रकार के कई लोगों ने मुझ तक अपनी बात पहुंचाई है और ये सही बात है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अनुपलब्ध है और वहां से मुझे कहा गया है, साहित्य अकादमी मैंने वहां के डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि एक साथ मुझे वो सूची दे दीजिए कि कौन कौन सी पुस्तकें अनुपलब्ध है, क्योंकि 65 से किताबें छप रही है। जब से मैथिली साहित्य अकादमी में मैथिली है तब से पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। ज्यादातर मोनोग्राफ और कुछ पुस्तकें, मेरे पास 12 पुस्तकों की सूची आई है कि वह अनुपलब्ध है, तो उसे मैं साहित्य अकादमी को भेज दे रहा हूँ। अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं किसी पुस्तक का, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें बिके, क्योंकि केवल प्रकाशन से मामला बनता नहीं है, पुस्तकों की बिक्री भी चाहिए, पुस्तकें पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, लाइव पुस्तकालय तक पहुंचनी चाहिए, व्यक्तिगत पुस्तकालय हो या अन्य जगह हो। इसके लिए एक योजना भी है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये तक की पुस्तकों की खरीद चाहे कोई संस्थान या व्यक्तिगत कोई करते हैं तो उन्हें 45% तक की छूट साहित्य अकादमी प्रदान करेगी 45% तक। ऐसे छूट के लिए एक को हमने अलाउ करवा दिया है, एक को स्वीकृति मिलने वाली है, जिन्होंने अभी पत्र दिया है, मैंने भेज दिया है। तो ऐसा जो भी लेना चाहें, पूरे वित्तीय वर्ष में 25,000 तक की पुस्तकें पहले से अप्रूव करा लेंगे कि हमें इस वित्तीय वर्ष में चाहिए, उनको 45% तक छूट दे दी जाएगी। और अनुपलब्ध किताब जो भी हो, अगर आप वहां ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर की व्यवस्था है, आप वहां अपना आदेश भेजिए। अगर वहां से कहा जाता है कि यह उपलब्ध नहीं है, नोट कर लीजिए और कृपया मुझे उपलब्ध करा दें। मैं चाहूंगा कि मेरा जो नंबर है वह भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सबों के पास रहे। जो भी पुस्तक अनुपलब्ध है उसे छपाने का मैं प्रयत्न करूंगा और प्रयत्न क्या, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका प्रकाशन होगा, करवाया जाएगा, साहित्य अकादमी पुनर्प्रकाशित उसे करेगी। मगर हम इस माध्यम से यह प्रयास भी करें कि बहुत सारे मोनोग्राफ्स हैं, पुस्तकें हैं कि प्रत्येक घर में मैथिल के घर में मैथिली पुस्तक पहुंचे, जैसे प्रत्येक बंगाली के घर में बंगला पुस्तकें रहती है। इसे एक आदत हम बनावें और घर घर में किसी को उपहार देते हैं तो पुस्तक उपहार दें, कुछ भी दें। तो ये मुझे लगता है कि मैथिली को घर घर पहुंचाने में हमें सहूलियत होगी। प्रश्न अच्छा था और जो भी आएगा, मैं शंकर मधुपान जी को देख रहा हूँ और जो भी हैं, जो पाठक जुड़े हुए हैं, वे प्रश्न का भी स्वागत है। और प्रकाशन से संबंधित बातें मैंने स्पष्ट कर दिया। मुझे केवल लिस्ट भेजें कि ये पुस्तक अनुपलब्ध है, मैं अकादमी को भेजूंगा और उसका पुनर्प्रकाशन होगा। संजीव जी संस्कृति मंत्रालय से है और जब नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन हो रहा था तो उसका जो ड्राफ्ट बन रहा था, आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दैट कमिटी, आई वाज ड्राफ्टिंग दैट। और संजीव जी से तभी से मेरा रिश्ता है, इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, ही इज माय एल्डर। वो मिथिला के उपांग अंग क्षेत्र से, तो वो कह रहे हैं कि मिथिला में 2 लिपि है, मिथिलाक्षर और कैथी, उस पर कुछ काम हो रहा है क्या, वो जानना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। वे मिथिला के ही हैं, दक्षिणी मैथिली के क्षेत्र से वो कहते भी है जी। मैं आपको एक रोचक घटना सुनाता हूँ। मारवाड़ी महाविद्यालय में साहित्य अकादमी के द्वारा प्रथम बार मैथिली और अंगिका का काव्य गोष्ठी हुआ था। मैथिली कवि और अंगिका एक साथ, और माया बाबू को अध्यक्षता करनी थी, मायानंद मिश्र जी। जी जी। अचानक एकाएक उनका तबियत खराब हो जाने के कारण
साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित मैथिली और अंगिका के पहले काव्य सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेवारी मुझे दी गई और मैंने उसे निभाया, मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर। और उसमें रोचक घटना यह है कि अध्यक्षता करते वक्त मैं कर रहा था, जो संचालक थे वे बारी बारी से नाम ले रहे थे कि ये अंगिका में पढ़ेंगे, ये मैथिली में पढ़ेंगे। थोड़ी देर के बाद वो नाम लेना भूल गए, क्योंकि कवियों की एक नई श्रृंखला थी, काफी कविगण थे। फिर वो न केवल नाम ले रहे थे, मान लीजिए अब कैलाश जी अपनी कविता पढ़ेंगे, उन्होंने अंगिका पढ़ेंगे कि मैथिली पढ़ेंगे, ऐसा कहना उन्होंने छोड़ दिया। तो इसमें हुआ क्या, अध्यक्षता करते समय मैंने पूछा कि क्या आप लोगों को पता चला कि कोई एक नया शब्द जो मैं 4 के बाद मैं भूल गया, किसने मैथिली में पढ़ा किसने अंगिका में पढ़ा, क्योंकि मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आया। केवल जहां पर हम क्रियापद का अंत करते हैं, सड़कों पर, पैरों पर, बस ये 2 शब्द मुझे पता लगा जिनमें आनुवंशिकता है। चूंकि मैं भाषा विज्ञान का छात्र हूं और मैथिली भाषा सर्वेक्षण और विश्लेषण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद पहली पुस्तक है हमारी, जो मैं शोध के क्रम में सर्वेक्षण संपूर्ण मिथिलांचल में हर क्षेत्र में जिस प्रकार से बोली जाती उसका मैंने सर्वेक्षण किया। उसमें भागलपुर क्षेत्र भी है, मैथिली भाषा सर्वेक्षण और विश्लेषण नाम से यह पुस्तक प्रकाशित है मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर द्वारा। अब बाजार में नहीं है, इसका नया चल रहा है। तो मैं नहीं समझ पाया अध्यक्षता करते वक्त कि मैथिली और बंगला के कवियों में से किसने मैथिली पढ़ा किसने बंगला पढ़ा। यानी जो मैं कहता हूं एवहक एवहो एवहो, जबहक जबहो जबहो, अगर आप इसको देख लें तो मानक मैथिली में जब हम जाएंगे और वहां कहते हैं हो बाजार जबहक, अगर हम वहां दलसिंह सराय जाएंगे तो कहेंगे बाजार जब हो, और भागलपुर जाएंगे तो बोलेंगे बाजार जब हो। यानी ये क्रियापद का जो हमारे बोलने का जो टोन है वो बदलता है, इसलिए वे मिथिला क्षेत्र की हैं। बड़ा अच्छा कुछ प्रश्न है उनका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मिथिलाक्षर और कैथी लिपि, यही तो मिथिलांचल की विशेषता है। मिथिला का विशेषता है क्या, 3 हुत मिलकर तिरहुत, अंग ब्रजी और विदेह, 3 जनपद मिलाकर तिरहुत का निर्माण किया गया था। 3 हुत, 3 प्रदेश, और उसकी एक भाषा मैथिली, ब्रजी क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और अंग क्षेत्र, तीनों को मिलाकर ही यह मैथिली भाषा है। और मैथिली और इस क्षेत्र की विशेषता देखिए कि संस्कृत साहित्य में जाएंगे तो संस्कृत साहित्य में 60% संस्कृत की पुस्तकें मिथिलांचल में ही या मिथिलांचल के विद्वानों द्वारा ही लिखी गई है, या तो मिथिला में या मिथिला से बाहर मिथिला के ही विद्वानों द्वारा 60% संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं। खट दर्शन में से 4 लिखे गए हैं, खट दर्शन में से 4 दर्शनों के प्रणयन का क्षेत्र जो है वह मिथिलांचल को है। उतना ही नहीं, मिथिला को यह भी श्रेय है कि ऋग्वेद का पूरा जो शुक्ल यजुर्वेद है वह मिथिला में, मरुत ऋग्वेद का जो मरुत सूक्त है वो मिथिला में, और सामवेद अकाल के समय जब गौतम मुनि के आश्रम में सभी जुटे थे सभी ऋषिगण, तो फिर ऋग्वेद के ऋचाओं को लेकर सामवेद। तो संस्कृत का पूरा, और ध्यान रखा जाए कि जो जैसे अभी कैलाश जी बात कर रहे हैं, अगर ये अंग्रेजी अच्छा लिखना जानते हैं और हिंदी आती है तो हिंदी में भी अच्छा लिख सकते हैं, मैथिली भी लिख सकते हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि मिथिला में लोग मैथिली में भी लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते थे, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, अन्य भाषाओं में भी लिखते हैं। तो मिथिलाक्षर और कैथी लिपि दोनों के विकास का श्रेय मिथिला को है। यह मिथिला का गौरव है, दोनों ही लिपियां मिथिला की लिपि है और दोनों ही हमारा गौरव है। जितने भी पहले के दस्तावेज है कैथी लिपि में प्राप्त होते हैं, और मिथिलाक्षर हमारी भाषा और साहित्य की लिपि है, जो कभी छूट गया था, कभी हमारे केवल संस्कार तक सीमित रह गया था। अब उसके पुनरुत्थान की आवश्यकता है, चूंकि लाखों की संख्या में पांडुलिपियां पड़ी हुई है जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जब हम अपनी पुरातन संस्कृति के वास्तविक स्वरूप का अवगाहन करने का प्रयत्न करते हैं तो मिथिलाक्षर न जान पाना एक बाधा के रूप में सामने आती है, जो तत्कालीन परिवेश और परिस्थितियों का संपूर्ण चित्रण करने में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए मिथिलाक्षर के, आप चूंकि संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए हैं,
संजीव जी और कैलाश जी भी रहे हैं, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा याद होगा एक डॉक्टर रमन झा के संयोजन में एक समिति का गठन किया गया था। ससनाथ बाबू, भवनाथ जी आदि सभी थे, उसमें कमेटी का गठन किया गया था और उनकी उसकी जो अनुशंसा है वो लागू होना है। केवल मैं इतना आग्रह करूंगा आगे कि वो जो रिपोर्ट की है उसमें झारखंड छूटा हुआ है। मिथिला क्षेत्र में दरभंगा में एक सेंटर बनाने की बात है। झारखंड में भी एक सेंटर का निर्माण होना चाहिए, चूंकि मैथिली पूरे भारत में सिर्फ झारखंड की ही द्वितीय राज्य भाषा है। द्वितीय राज्य भाषा के रूप में सिर्फ झारखंड में प्रतिष्ठित है, इसलिए झारखंड में भी उसकी आवश्यकता है। वैसे मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान, गुरुवाक्षर मिशन, मिशन मिथिलाक्षर के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा कई कितने कार्यशालाओं का आयोजन मिथिलाक्षर में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है और वो समय की आवश्यकता है। और जितने अधिक लोगों को हमारी रहेगी और साक्षर से मिथिलाक्षर में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पांडुलिपियों का पढ़ना भी संभव होगा और निश्चित रूप से मिथिलाक्षर के विकास से मिथिला के संस्कृति और भाषा के विकास का नया आयाम खुलेगा। साहित्य अकादमी का जहां तक प्रश्न है, साहित्य अकादमी में पहली बार मिथिलाक्षर के ऊपर परिसंवाद का आयोजन हुआ है। आगे कार्यशाला के आयोजन की हमारी योजना है, कार्यशाला का आयोजन हो। और मैं इसमें डॉक्टर लक्ष्मण झा से हुई, डॉक्टर लक्ष्मण झा जो मिथिला के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, आप सबों को मालूम है उनका नाम। उनसे हुई एक वार्ता का जिक्र करना चाहूंगा। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मुझे लगातार प्राप्त था। उन्होंने कहा था कि अगर लोगों के भीतर, साहित्य अकादमी तो अपने स्तर से काम करेगी, आपने सही बात कहा है। साहित्य अकादमी में हमने प्रस्ताव दिया, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि साहित्य अकादमी मिथिला, मगर अभी हम कितने तैयार हैं यह भी सोचना होगा। एकाएक अगर हम साहित्य अकादमी में मिथिलाक्षर को अनिवार्य कराने का प्रस्ताव देंगे तो एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी मिथिलाक्षर में पुस्तकों का छपना प्रारंभ नहीं हुआ। कि मिथिलाक्षर में नई नई पुस्तकें छपे, उनके पाठकों की संख्या बढ़े। अभी तो हम मिथिलाक्षर को चाहते हैं कि वैकल्पिक लिपि के रूप में साहित्य अकादमी मान्यता दे, जिसके लिए समिति का गठन हुआ है। और अगर यह हो जाता है तो निश्चित रूप से आगे मिथिलाक्षर आगे चलकर वैकल्पिक ही नहीं एकमात्र भाषा के रूप में आ जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा और हम सबों का प्रयास रहेगा। मगर उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 लाख लोगों तक मिथिलाक्षर पहुंचे जो पढ़ने में समर्थ हो, पढ़ने में सक्षम हो। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ, भावना और यथार्थ में समन्वय आवश्यक है। तो वहां जहां लड़ना होता है मैं लड़ता हूँ, जहां अपनी कमजोरी है उसे स्वीकार करता हूँ। अभी जरूरत है हमारे साहित्यकार तैयार हो, पाठक का एक वर्ग तैयार हो और एक ऐसा फॉन्ट आवे जिसमें किताबों का प्रकाशन सहज हो सके। और यह अगर जितने प्रकार के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से जो मिथिलाक्षर प्रवीण लोग हो रहे हैं, वो जब पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, पुस्तकों का आना प्रारंभ होगा, अभ्यास पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ होगा, तो नए युग का आगाज होगा, यह मेरा विश्वास है। सर, संजीव कुमार सिंह आपके जवाब से बड़े खुश है, जो आपने उनको मिथिलाक्षर और उस पे दिया, कैथी पे। और वो कहते हैं आदर्श और यथार्थ तो भिन्न है ही, किंतु आपने जिस उदारता और प्लीज प्लीज कृपया, उन्होंने सही कहा, आदर्श और यथार्थ हमेशा भिन्न होता है। आदर्श जो है हमारा उद्देश्य होता है कि हमें वहां तक किसी भी हाल में पहुंचना है। और यथार्थ तो यथार्थ है कि मैंने कहा यथार्थ कि हम मिथिलाक्षर में किताबों का प्रकाशन नहीं हो रहा है, ये यथार्थ है। हम सारे साहित्य जो है देवनागरी में प्रकाशन हो रहा है, ये यथार्थ है। मगर आदर्श क्या है कि होना चाहिए। आदर्श क्या है कि हम उसके लिए प्रयास करें और हमारा प्रयास सफल हो, उस हद तक हमारे भीतर जज्बा हो। उसमें संजीव जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे जहां हैं वहां उस स्तर से, संस्कृति मंत्रालय के स्तर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि झारखंड में कैसे मिथिलाक्षर के लिए डिप्लोमा प्रारंभ हो, केंद्र प्रारंभ हो, वो भी हमें मार्गदर्शन करें कि हम उसमें किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, ताकि मिथिलाक्षर का काम मिथिला में, झारखंड में और देश के अन्य जगह पर, कलकत्ता में, दिल्ली में, जहां जहां काफी संख्या में मिथिला के लोग रहते हैं, वहां मिथिलाक्षर का कैसे हो और कैथी लिपि के संरक्षण के लिए भी क्या किया जाना चाहिए, वो
उस संबंध में उनकी जो तकनीकी जानकारी हो, बहुत कुछ जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता है। उसके लिए वे सहयोग करें, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे अच्छा है, साहित्य अकादमी भी ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही है। हमारे मनीष आनंद जी बोल रहे हैं, सही बात है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देवनागरी में अभी सब कुछ चल रहा है, मिथिलाक्षर भी विकल्प हो। और अभी तो हमने पहला कदम बढ़ाया है, अभी तो तेज दौड़ लगानी है और उसमें सबों का सहयोग चाहिए, सबों का मार्गदर्शन चाहिए, तकनीकी रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। एक है डॉक्टर कृतिकांत मिश्र, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन वो बहुत सारे लिपियों को जानते हैं, उसमें मिथिलाक्षर भी है। और कृतिकांत मिश्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स में थे, अभी वो सुपर एडवेट हुए हैं, लेकिन वो इस कार्य में बहुत ही संलग्नता के साथ लगे हुए हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हमारे मित्र रह चुके हैं, वी वर्क टुगेदर। और संजीव भाई से भी बात करेंगे। तो जितना भी होगा, आपके इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स का रांची में भी ब्रांच है, और उस ब्रांच में डॉक्टर संजय झा है, वो हैज बीन माय फ्रेंड, तो अब उनको भी कह सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप शुरू करवा सकते हैं उनसे। आई कैन रिक्वेस्ट हिम, ही विल डू दिस। अच्छा देखिए, जो समय चल रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड का है, और अजनी कुमार चौधरी पूछ रहे हैं मैथिली पुस्तक को डिजिटल स्वरूप में प्रकाशित करने का कुछ प्रयास हो रहा है क्या, क्योंकि पूरी दुनिया में डिजिटली बुक छप रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है। अभी साहित्य अकादमी के पिछले ही एग्जीक्यूटिव में केवल मैथिली ही नहीं, सभी भाषाओं के लिए यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं उसे डिजिटल रूप में भी प्रकाशित किया जाए। और अभी संपूर्ण रूप से तो नहीं, मगर डिजिटली इसका किस प्रकार से, चूंकि साहित्य अकादमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्हें 24 भाषाओं के लिए सोचना है, उसके लिए योजनाएं बनानी है, तो उस पर काम चल रहा है। और इस प्रस्ताव पर काफी लंबी बहस हुई है। और निश्चित रूप से डिजिटल पुस्तकों का प्रकाशन मैथिली साहित्य को और दूर दूर तक प्रवेश दिलाएगा, दूर दूर तक पाठकों, नए नए पाठकों को उससे जोड़ेगा। और इस दिशा में सरकारी स्तर पर भी और अन्य स्तर पर भी काम हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि निजी जो प्रकाशकगण हैं, वे भी जब प्रकाशित करते हैं तो उसको डिजिटली भी डिस्प्ले करते हैं, ताकि डिजिटल भी वो उपलब्ध हो जाए। कुछ प्रकाशकों से तो हमारी बात हुई है और उन्होंने ऐसा कहा है कि हम कर रहे हैं, मगर साहित्य अकादमी भी इस दिशा में चिंतन कर रही है कि किस प्रकार मैथिली नहीं 24 भाषाओं में डिजिटली पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सके। मिथिला के साथ जो एक आया है राहुल चौधरी जी का प्रश्न, जी जी, क्या साहित्य अकादमी के पास कोई योजना है? एकदम ग्रामालोक एक कार्यक्रम है, साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम है जो 2 साल से चल रहा है, ग्रामालोक। ग्रामालोक एक लोक कार्यक्रम है, कम बजट का कार्यक्रम है, जिसे गांव में ही आयोजित करना है और गांव और उसके अगल बगल के साहित्यकारों को ही उसमें सम्मिलित करना है। इसमें कोई संख्या लिमिट नहीं की गई है। इसमें कोऑर्डिनेटर अपने स्तर से किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं और अकादमी को प्रस्ताव भेज देंगे, वहां से स्वीकृति आ जाती है। किसी गांव में जब मैं अगर ग्रामालोक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 कथाकार को इकट्ठा करके या कभी 5 कवियों को इकट्ठा करके आप एक साथ सुन सकते हैं। उनका जो मानदेय होगा वो साहित्य अकादमी प्रदान करेगी, वो बजट का है। वो किसी स्कूल को आपने आग्रह किया कि आप अपना कमरा दे दीजिए, किसी गांव में पुस्तकालय है तो उस परिसर को आपने ले लिया, एक बैनर बना लिया, जो संस्था आयोजित करेगी, जो गांव साहित्य अकादमी के साथ संयुक्त तत्वावधान है, और साथ में 5 कवियों को बुला लिया या 5 कथाकारों को बुला लिया और उनका सुना। एक यह ग्रामालोक कार्यक्रम एक योजना है, गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ती है और ये बड़ा ही लोकप्रिय हो रहा है यह कार्यक्रम। ठीक है, अब एक 2 सवाल है जो एक दूसरे से मिला हुआ है, दोनों को मैं बता देता हूं। एक तो अपने झारखंड के ही है, हितनाथ झा जी है, और दूसरे नीरज है, नीरज कुमार झा। तो ये दोनों का सवाल लगभग सवाल का जो मजमून है एक जैसा है। नीरज झा का सवाल मैं पहले रख दूं, अब दोनों रखूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। नीरज का कहना है, मैथिली भाषा और इसकी उपभाषाओं में समन्वय के लिए साहित्य अकादमी की कोई क्या योजनाएं हैं? क्वेश्चन का एक मिनट सर, इसका फिर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा
ये हितनाथ बाबू कहते हैं कि मैथिली और अंगिका जे मैथिली बोली अछि, एक बेर भाषा वैज्ञानिक जँ दुनू में सामंजस्य करबाक प्रयास करत से संभव भ सकै छै। क्वेश्चन इज इन मैथिली, मतलब वो अब ये दोनों एक ही तरह का प्रश्न है, इस पे जरा आप बताइए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये साहित्य अकादमी का विषय नहीं है, यह विषय है मैथिली के विद्वानों का। आप अपनी भाषा के भीतर, मैं आपको करना, एक बार संयोग से मुझे महान साहित्यकार श्री अनंत मूर्ति जी से साक्षात्कार का अवसर मिला था। तो उन्होंने, उनके साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया था कि साहित्य कन्नड़ भाषा जो है वह शेषनाग के फन जैसा है, जिसके सहस्त्र सिर है। शिमोगा के कन्नड़ और बंगलुरु के कन्नड़ में अंतर है, मगर सबका साहित्य समृद्ध है। कन्नड़ की उपभाषाओं, जितनी भी उपभाषाएं हैं, सबों में साहित्य सृजन होता है और वे सभी समृद्धि पूर्वक तालमेल के साथ काम करते हैं। मंगलुरु में तो कन्नड़ है ही नहीं सर, मंगलुरु में तो तुलु है, तुलु। मगर बंगलुरु शैली का जो कन्नड़ है उन पर उनका था, चूंकि कन्नड़ के बारे में बात हो रही थी, तो शिमोगा का कन्नड़ अलग है, यहाँ का अलग है। अलग अलग क्षेत्र के कई प्रकार से कन्नड़ लिखे बोले जाते हैं, लिखी जाती है। तो आप लोग, हम लोग के यहाँ तो कहा जाता है कि 3 कोस पर पानी बदल जाता है, 5 कोस पर बानी बदल जाती है, यानी बोलने का जो शैली है उसमें अंतर होगा। मैं कोसी क्षेत्र में बिलोंग करता हूँ, यानी कोसी का जो पश्चिमी, कोसी और कमला के बीच में मेरा घर है। तो जब लाइन तमोरिया झंझारपुर की जो पटरियां, रेल की पटरियां है, उससे उधर और इधर कहता है भा गेले, भ गेले। अब लोग मजाक भी करते हैं कि आप लोग यहाँ कहते हैं भा गेले, उधर जाएंगे तो कहेंगे भ गेले। अब भ गेले या भा गेले, इस झमेले में कितना दूर तक पढ़ेंगे हम। मगर अब क्या है कि जहां तक यह साहित्य अकादमी का प्रश्न नहीं है, यह संपूर्ण मैथिली के साहित्यकारों का प्रश्न है, मिथिला के लोगों का प्रश्न है कि संपूर्ण मिथिलावासी अपने आप को किस रूप में लेते हैं। बोलने की शैली, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई के स्तर के आधार पर बोलने की शैली बदल जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि फलां की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, फलां की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उनका थोड़ा कमजोर है, फलां की हिंदी बहुत अच्छी है। हम लोग कहते थे वाजपेयी जी की हिंदी बड़ी अच्छी है, किस आधार पर कहते थे? हिंदी तो हिंदी है, जो भी बोले अच्छी हो। मगर ऐसी नहीं होती। राजीव गांधी जी बोलते थे हमने करी है, मगर जब लिखते हैं तो कहीं भी साहित्य में हमने करी है आपको नहीं मिलेगा। खड़ी बोली जो जिसमें हिंदी साहित्य है, और उसी प्रकार की हिंदी संपूर्ण देश में नहीं बोली जाती है। लिखने की शैली एक हो, जब साहित्य का सृजन होता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। मिथिला के का जो क्षेत्र है वो स्वाभाविक है, भाषा का विकास होता है तो विविध क्षेत्र में विविध प्रकार के बोलने का जो शैली है वो अवरुद्ध नहीं होता है, लोग बोलते चलते हैं। सहजीकरण के कारण शब्द, उच्चारण और क्रियापद में कुछ लयात्मकता आ ही जाती है। तो मैंने जैसे कहा, आप मैथिली का जब देखिएगा क्रियापद, तो इसके कई स्तर तक आपको जाना होगा। और इसको जब आप मधुबनी से, नेपाल से सटे क्षेत्र से लेकर भागलपुर तक जाएंगे तो एक ही शब्द को, एक ही क्रियापद को आपको वहां तक, बंगाल तक में आपको मिले, मतलब वहां तक मिलेगा, भागलपुर तक। स्वाभाविक है, उसके अगल बगल के क्षेत्र की जो भाषा है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर भोजपुरी से सटा हुआ क्षेत्र है, भोजपुरी का प्रभाव पड़ेगा। मगही से सटा हुआ क्षेत्र है, मगही का प्रभाव पड़ेगा। बंगला से सटा हुआ क्षेत्र है, बंगला का प्रभाव पड़ेगा। शादी विवाह का जो अंतर होता है उससे भी भाषाएं, बोलने की शैली में अंतर होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के क्षेत्र में जब संबंध होता है तो निश्चित रूप से बोली पर उसका असर पड़ता है। मगर जब हम लिखते हैं तो व्याकरण का ध्यान रखते हैं, बोलने में ध्यान रखा जाए। मैं बार बार कहता हूं कि माँ का सौंदर्य नहीं देखा जाता है, माँ की सुंदरता नहीं देखी जाती है, माँ सुंदर ही होती है। मैथिली में कहावत है कि तेलियो तो जिलेबी है, आ लेलियो तो माइये, लेलियो तो माइये, आ तेलियो तो जिलेबी है मिठाई में। तो माँ की का सौंदर्य नहीं देखा जाता है। माँ के 4 बेटे हैं, एक बेटा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और एक काहे कुहे बोलता है, एक छाछी बोलता है। माँ के लिए सब बेटे बराबर हैं और सबकी माँ है। वह जो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं उनकी भी माँ है,
और जो हिंदी फराटेदार बोलते हैं उनकी भी माँ है, और जो मैथिली फराटेदार बोलते हैं उनकी भी माँ है। तो मिथिला जो है वह सबों की मातृभूमि है, चाहे वो भागलपुर दक्षिणी मैथिली के क्षेत्र हो, चाहे सीता की नगरी पुनौरा धाम या जनकपुर के हो, नेपाल के क्षेत्र हो, मिथिला सबों की माँ है और सबों की जिम्मेवारी है कि हम अपनी माँ को कैसे सम्मान दिलावें। हम माँ का बंटवारा नहीं कर सकते, भाई में बंटवारा होता है, माँ में कोई बंटवारा नहीं होता है, मैथिली तो माँ है। तो यह जो समन्वय का काम है वो हम साहित्यकारों को करना है, हम मैथिली भाषियों को करना है, मिथिला भाषियों से करना है। नीरज आपसे प्रश्न कर रहा है, प्रश्न है, मैं जवाब दे रहा हूँ नीरज जी का प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक से भी उत्तर की अपेक्षा है। तो भाषा विज्ञान के दृष्टि से मैंने पहले संकेत किया था आपको कि मैं अध्यक्षता कर रहा था और मुझे पता नहीं चला कि किन कवि ने मैथिली और किन कवि ने अंगिका में पाठ किया है। यह उत्तर भाषा वैज्ञानिक का उत्तर था कि भाषा विज्ञान के दृष्टि से अंगिका और बज्जिका मैथिली से कहीं अलग नहीं है, व्याकरण के दृष्टि से कहीं अलग नहीं है, केवल उच्चारण की जो शैली है उससे अलग है। व्याकरण का जो क्रियापद है, बोलने की जो शैली है, कर्ता कर्म और क्रिया का जो संयोजन है, उस आधार पर आप अंगिका को कहीं भी किसी स्तर पर मैथिली से अभी अलग नहीं कर सकते। यह एक भाषा वैज्ञानिक का उत्तर है और इस अर्थ में भी मैंने अभी शब्द का उत्तर किया है कि जैनियों ने कहा है स्यात बात, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं यथार्थवादी हूं और व्यवहारवादी भी। तो अगर एक ही भाषा सब दिन रहता तो संस्कृत के अलावा और अन्य भाषाओं का विकास नहीं होता, हिंदी का भी विकास नहीं होता, और जितनी भी नवीन भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है उन भाषाओं का विकास नहीं होता। नई नई भाषाओं का जन्म, बोलियों का जन्म और बोलियों के भाषा में परिवर्तन का एक सोपान है जो लगातार काम करती रहती है। आप जब दो भाषा का तुलना करते हैं या भाषा और के अंतर्गत जो बोलियां हैं उनकी तुलना करते हैं कि भाषा से बोली का अंतर कितना बढ़ गया है, तो भाषा वैज्ञानिक की मान्यता है कि अगर किसी भाषा के मानक शैली से बोली का अंतर 70% से अधिक हो जाए, 60-70% से अधिक हो जाए, तो बोली के भाषा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। और अभी तक शब्द के स्तर पर, क्रियापद के स्तर पर, विशेषण के स्तर पर अंतर नहीं है कि हम भाषा विज्ञान वैज्ञानिक रूप से मैथिली से अंगिका को अलग कर सकें, वैसी स्थिति अभी नहीं है। उच्चारण के कारण अंतर कुछ परिलक्षित होता है, वो एक गांव में भी होता है। आप अपने गांव जाएं, एक गांव में एक प्रकार की बोली नहीं बोली जाती है। अपने गांव के ही कम पढ़े लिखे टोले पर चले जाए, अपने घर में चले जाएं, आपको बोली में जो मुजफ्फरपुर में बोली जाती है अब बैठो, वो आपको मिथिला में भी मिल जाएगा। अब वो जो आप देख रहे हैं विद्यापति को अगर आप मैथिल मानते हैं, मैथिली कवि मानते हैं, तो विद्यापति जो जिन जिन शब्दों का प्रयोग, जिन जिन संबोधनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अंगिका में भी प्रयोग होता है। अति आदरणीय में अपने, इसका उपयोग अंगिका में भी होता है और मैथिली में भी होता है, चाहे दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, सब जगह अपने। अति आदर में समधि के लिए, अति विशिष्ट अतिथि के लिए अपने का प्रयोग होता है, प्रयास होता है। तो ऐसी बात नहीं है। समन्वय भावनात्मक स्तर पर कैसे जुड़ाव हो, एक दूसरे का आदर कैसे करें। और मैं तो इस बात का भी पक्षधर हूं कि भागलपुर मैथिली साहित्य का केंद्र बने और वहां की जो बोली है उसी को आधार बना के अच्छे साहित्य का मैथिली में निर्माण हो। हम उसका भी स्वागत करते हैं, मगर लिखेगा कौन? उसी क्षेत्र के लोग न लिखेंगे और उसका स्वागत है। जो वहां की बोली है साहित्य के उस क्षेत्र में जैसे बोली जाती है तो उसका स्वागत है। जहां तक हितनाथ जी का प्रश्न है कि सलाहकार समिति में, पिछले सलाहकार समिति में भी भागलपुर से शिव प्रसाद यादव जी थे, जो भागलपुर में ही हैं। वहां के ऐसे लोग रहते आए हैं, ऐसी बात नहीं है, पहली बार नहीं है, पहले से भी। मगर साहित्य अकादमी की जो सीमा है उस की 2 पुस्तक का प्रकाशन जिनका रहता है और उनकी और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
साहित्य अकादमी में विविध क्षेत्र के लोगों को एडवाइजरी बोर्ड में जगह मिलता है और भी मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ सकता है। और अगर अच्छी पुस्तकें बोलियों में भी लिखी जाए और उसे जो प्रक्रिया है उसके तहत वह अंतिम चयन तक आवे, रेफरी से होते हुए, एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों से होते हुए, और उसे भी पुरस्कृत किया जाए, यह अच्छा कदम हो सकता है समन्वय के लिए। मगर सबसे बड़ी बात है यह समझना, अगर मैं कम बोलता हूं तो मैं मां से दूर नहीं हो जाऊंगा। मैं अगर चूंकि मैं बोलता हूं दरभंगा मधुबनी के बोली को, मैं सरेआम मंच पर बोलता हूं किताबी मैथिली, वह परिष्कृत मैथिली है। असली जो मैथिली है, जो विद्यापति की मैथिली है, वह बोली का मैथिली है। जो लोग बोलते हैं देसिल वायना, वह मुजफ्फरपुर की मैथिली है, बरौनी की मैथिली है, दलसिंह सराय की मैथिली है, भागलपुर की मैथिली है। वह वास्तविक मैथिली है, जिसे अनंत मूर्ति जी ने मुझे कहा था, आर देयर पीपुल्स हु नोज ओनली मैथिली। मैंने उनको कहा था यस दे आर इन लॉट नंबर बट ऑल आर इलिटरेट। और अनंत मूर्ति जी ने कहा था मुझे कि ड्यू टू दोज इलिटरेट पीपुल्स योर लैंग्वेज इज अलाइव। तो वे ये जो बोलते हैं मैथिली बिना किताब पढ़े, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि जिसे हम जिस आधार पर बोलने की शैली के आधार पर हम कहते हैं कि ये दक्षिणी बोलते हैं, ये पश्चिमी बोलते हैं, ये केंद्रीय मैथिली बोलते हैं, ये जोल्हा मैथिली बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जो हम बोलते हैं, वो जो बिना पढ़े लिखे मैथिली बोलते हैं, उन्हीं के बल पर मैथिली जीवित है। और कोई भी भाषा जो जीवित रहती है उसमें उसकी जो संजीवनी है वे ऐसे ही लोग हैं। तो भाषा वैज्ञानिक, थैंक यू सर, गॉट द एसेंस फ्रॉम योर स्टेटमेंट। मैं क्विकली, शंकर मधुपांस एक बहुत ही खूबसूरत जिज्ञासा रख रहा है। शंकर मधुपांस पूछते हैं आपसे, मैथिली भाषा और साहित्य के मानकीकरण उन्नयन हेतु साहित्य अकादमी की नई योजना क्या है? इज देयर एनी स्कीम फॉर दैट? साहित्य अकादमी ने इसके लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। मधुपांस जी को शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, मैं जानकारी दे दूं कि साहित्य अकादमी ने मैथिली के लिए अपनी वर्तनी सुनिश्चित कर दी है। और जिन लेखकों को अनुवाद का कार्य दिया जाता है उसके साथ उन्हें वर्तनी की कॉपी भी दे दी जाती है। अगर किन्हीं को नहीं मिली हो तो अकादमी से मांग ले, मुझे भी बताएंगे नहीं मिली है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। और साहित्य अकादमी ने वर्तनी स्वीकार कर लिया है कि मिथिला मिहिर की जो वर्तनी थी उसी को साहित्य अकादमी ने मैथिली के लिए मानक के रूप में स्वीकार किया है, मैथिली परामर्शदात्री समिति के सलाह पर। और अभी जितनी पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है उसमें जैसे हम विभक्ति को सटा के लिखते हैं, अनुस्वार का मैं पर प्रयोग नहीं करते हैं, ओ य और ए का जो अंतर है, इस सब के बारे में साहित्य अकादमी ने अपने आप को स्पष्ट कर दिया है। जी, अपने आप को हमने कर दिया है। और अनुसार हो रहा है। विभा रानी जी कह रही हैं कि ये वर्तनी आप अपने साहित्य अकादमी के वेबसाइट में भी डाल दीजिए, सो दैट द पीपल इन जनरल शुड नो द ट्रेंड ऑफ राइटिंग इन मैथिली अकॉर्डिंग टू द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ साहित्य अकादमी भारत सरकार। और वो कह रही है, और दूसरी कह रही है कि ये सही बात है। एक बात मैं बताऊं, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के और हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इलिटरेट करके कोई शब्द नहीं होता, और अगर होता है तो हम आप भी इलिटरेट हो सकते हैं। शब्द होता है लेटर्ड एंड नॉन इलिटरेट। कोई व्यक्ति नॉन इलिटरेट, नॉन लेटर्ड हो सकता है, मेरी माँ नॉन लेटर्ड हो सकती है, इलिटरेट नहीं हो सकती नहीं। और अगर हम अपने माँ को इलिटरेट कहते हैं तो मैं इलिटरेट हूं। तो दैट वाज द लिटिल करेक्शन दैट आई वांटेड टू डू। अंजनी कुमार चौधरी एक बहुत ही खूबसूरत जिज्ञासा रख रहे हैं, मिथिलाक्षर तिरुता फॉन्ट मूर्त रूप में आने के लिए क्या रुकावट है, उसमें प्रकाश डाला जाए, इसको तय समय सीमा में पूरा करने का कुछ काम हो रहा है कि? एक जिज्ञासा है। यू हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन? मुझे लगता है कि इनकी जिज्ञासा इस बीच में कैलाश जी के साथ, और दिल्ली में मैं किसी और कार्यक्रम में था मिथिलाक्षर से जुड़ा हुआ, शायद लगता है दुर्वाक्षर मिशन में, और साहित्य अकादमी का जो मिथिलाक्षर का परिसंवाद था उसमें भी ये बातें उभर कर सामने आई थी कि शायद एक फॉन्ट जो पहले है विनय जी ने बनाया था तिरुता का, विनय जी के द्वारा बहुत पहले ही एक फॉन्ट तिरुता का बनाया जा चुका है जो उपलब्ध है। वो उसी अकादमी के
समय यहाँ हमें जानकारी दी गई, और भवनाथ जी ने भी शायद ये बातें कही थी, और कुछ लोग, विनय जी दरभंगा के हैं, उन्होंने फंड बनाया। दूसरा सीडेक के माध्यम से फंड बनाया जा रहा है, और उसी में जानकारी मिला कि लगभग उसे पूरा कर लिया गया है, और जितना जल्दी वो डिस्प्ले हो सके, शायद जिस स्तर पर उन्हें बनाने के लिए कहा गया होगा उस स्तर पर कुछ पैसे आदि खर्च होते हैं, जो हो चुका है, उस स्तर पर काम चल रहा है। मुझे ये जानकारी दी गई है। साहित्य अकादमी इस दिशा में काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपकी जानकारी सही है, क्योंकि ये मैं भी मैथिली भोजपुरी एकेडमी का मेंबर था दिल्ली सरकार में, और उस कोऑर्डिनेशन का मैं ही कोऑर्डिनेटर था, उस कमेटी का। तो कैलाश जी उसका उत्तर ज्यादा अधिक दे सकते हैं। तो वो ये जो हमारे समय के जो उपाध्यक्ष थे नीरज पाठक जी, तो हम लोगों ने सीडेक को एक चिट्ठी लिखा था कि, और उसमें था कि यूनिकोड में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेन चीज होता है कि यूनिकोड में कन्वर्सन का, आपने यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया और लोग उसको मैनिपुलेट कर लिए, तो आपका काम जो है सहज हो जाएगा। वो तो उस दिशा में बहुत आगे बढ़ा है। और जो विनय जी का है, ये जो आप जो इनकी वो जो पटना वाले जो पंडित जी है उनकी बात कह रहे थे, इन लोगों की एक थोड़ी सी रिजिडिटी है, वो पेलियोग्राफर है, और वो ये बात को मानते नहीं। जब जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि देखिए जब आप लिपि में जाते हैं ना, तो लिपि में जो वैज्ञानिक तकनीकी का विकास होता है, उसके साथ साथ लिपि में जोर घटा होते रहते हैं। लोग लिपि पे, तो हमने तो उसको रुगड़ कर दिया है ना। तो अभी जो मान लीजिए बंगला लिपि से बंगाली कहते हैं कि भाई हमने तो आपसे लिया है, तो अगर हम उस तरह से इसको सहजता के साथ स्वीकार कर ले तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। ये समझने की बात है, और हमें लगता है कि आप इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप भाषा शास्त्री भी है। नीरज इज ए वेरी क्रिटिकल पर्सन, बट ही टेल्स यू विलक्षण। तो ये आ रहे हैं, और ये करे गूगल भी मैथिली में लाने को मानक करने की दिशा में काम कर रहा था। क्या इस दिशा में कोई प्रगति है? गूगल में क्या प्रगति है, अभी गूगल इस पर कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन गूगल के जो सिएटल में जो हेड ऑफिस में काम करती है वो मेरी क्लासमेट है, तो मैं कल पता करके आपको बता दूंगा। बातें आप बताएं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संस्कृति का जो पक्ष है मिथिला का, और मिथिला का जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे संस्कृति के तत्व एलिमेंट उससे छूटते जा रहे हैं, उस पे आपने कुछ काम किया, करने का सोचा है या करना चाह रहे हैं? मैं अपने प्रश्न कह पाया या नहीं कह पाया? देखिए, संस्कार गीत पर चूंकि मैं तुलनात्मक अध्ययन पर, मैथिली भोजपुरी तुलनात्मक अध्ययन और संताली समुदाय के संस्कार गीत, संताल समुदाय के संस्कार गीत पर 13 एपिसोड में एक नाटक लिखा था मैंने, रेडियो नाटक, जिसका प्रसारण हुआ था। तो उस समय, और एक पीएचडी शोध भी हमने मैथिली और संस्थाली लोक गीतों पर किया था, और मैथिली और संथाली संस्कार गीत पर भी मेरा एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ यूजीसी के माध्यम से। तो जहां तक संस्कृति का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि संस्कृति शब्द का जब हम उत्स देखेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि संस्कृति का निर्माण होता कैसे है। कृति गोविंद झा, डॉक्टर पंडित गोविंद झा ने इसे स्पष्ट किया है अपने पुस्तक में भी। कृति, अनुकृति, समकृति, इसके बाद संस्कृति। कृति, मान लीजिए आपके पहले पाँव में खड़ाऊं लोग नहीं पहनते थे, आपको मालूम ही होगा कि गौतम ऋषि द्वारा खोजा गया है खड़ाऊं, क्योंकि उनकी पत्नी के पाँव में कांटा गड़ गया, उसे बचाने के लिए उन्होंने एक बनाया पादत्राण, जिसका सांस्कृतिक रूप से हम लोग उपयोग करते हैं अभी भी। पादत्राण का खास करके जनेऊ उपनयन में करने वाले तो सभी लोग करते होंगे, उस समय जरूरत होती है पादत्राण का। तो अब आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, आप थके हुए हैं, धूला लगा हुआ है, किसी ने उनको दिया कि भाई पानी से पाँव धो लीजिए, वहां 5 आदमी बैठे हुए, वो पाँव धोने के बाद उस अतिथि को लगा कहा, जो पाहुन है, मैथिली में अतिथि को पाहुन कहते हैं, चूंकि मुझे भी लगता है कि अतिथि सतिथि देकर जिन्हें बुलाते हैं उसे भी हम अतिथि कहते हैं।
जिन्हें हम तिथि सहित बुलाते हैं, आप मुख्य अतिथि हैं, आप विशिष्ट अतिथि हैं, उन्हें भी हम अतिथि कहते हैं, जबकि तिथि सहित बुलाते हैं। तो मैथिली में इसलिए इसका शब्द पाहुन है, तो अतिथि नहीं, पाहुन वो हमारे लिए है। तो कृति, तो वो जो पौध होते हैं, अच्छा लगा, आप वहाँ 5 आदमी हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ अगर कोई आएगा तो उन्हें भी हम बुलाएंगे। तो कृति का अनुकृति होता है, अपने यहाँ भी वो पानी देते हैं। और जब ये अनुकृति समकृति होता है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे ही करने लगते हैं, तो एक संस्कृति का निर्माण होता है। अनुकृति अनुकृति समकृति से संस्कृति का निर्माण होता है कि अब सभी लोग किसी भी अतिथि को आने पर उन्हें सबसे पहले पांव धोने के लिए पानी का प्रस्ताव देते हैं कि आप पांव धोकर बैठिए ताकि थकान दूर हो। आज के जमाने में आप कहिएगा व्यवहारिक रूप से, तो मोजा और जूता पहन के अतिथि गेस्ट आते हैं, पहुन आते हैं, तो वे धोते ही नहीं है, वो एक अलग चीज है। मगर ये जो परंपरा चली, तो मिथिला की संस्कृति के निर्माण की मैं पहले आपको इशारा किया था कि आप देखेंगे कि भारत में जो ज्ञान के केंद्र बने, उसमें मिथिला, काशी और दक्षिण। शंकराचार्य के भी संबंध में कहा जाता है, कहा गया उनको कि अगर मिथिला के पंडित आपको नहीं मान्यता देंगे, वहां आप विजयी नहीं होंगे तो दिग्विजयी नहीं हो सकते। यानी मिथिला के पांडित्य की जो पांडित्य परंपरा है वो बड़ी विशाल रही है, और उसी के साये में मिथिला के संस्कृति का निर्माण हुआ है। और संपूर्णता में वो मिथिला की संस्कृति भारत की संस्कृति, वो सिर्फ मिथिला की संस्कृति नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जब मिथिला की संस्कृति की बात करते हैं, तो कहा गया है कि मिथिला यहाँ व्यवहार तक, अगर सारे सांस्कृतिक परंपरा और रीति रिवाज अगर समाप्त हो जाए, तो मिथिला में जो व्यवहार में है उसे आप लिख लें, तो फिर से सांस्कृतिक तत्वों का उपस्थापन हो सकता है। तो मिथिला की संस्कृति समन्वयवादी संस्कृति रही है। अब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, एक दिवाकर जी हैं, रामधारी सिंह दिवाकर, बहुत बड़े दलित लेखक हैं। उनका एक मैंने आलेख पढ़ा था। वे लिखते हैं उसमें कि जिस प्रकार से अस्पृश्यता का भेदभाव मध्य भारत या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रही है या उसके बारे में सुनी जाती है, मिथिला क्षेत्र में ऐसा नहीं रहा। मिथिला क्षेत्र में अस्पृश्यता का बहुत बड़ा भाव नहीं रहा है। दलितों के साथ भेदभाव की बड़ी घटनाएं अतीत में नहीं होती रही है। दलित समुदाय के लोग भी अगर गांव में हैं तो चाचा बाबा का संबंध के संबोधन से बात करते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण है अयाची मिश्र के साथ जुड़ा हुआ सरसोपाही गांव में आज भी चमनिया पोखर के नाम से विख्यात एक तालाब, उस समय में किसी दलित को अपने नाम पर एक तालाब खुदवाने का भी अधिकार था। तो यह एक समन्वयवादी संस्कृति मिथिला की है। उसका कारण भी है, यह न्याय का क्षेत्र है, यह मीमांसा का क्षेत्र है। न्याय और मीमांसा के लोग भेदभाव वाले संस्कृति के अंग नहीं हो सकते। तो मिथिला की अपनी सांस्कृतिक परंपरा है जो संपूर्ण भारत को परस्पर समन्वय के साथ जीने का मार्ग दिखाती है। और बौद्ध तंत्रवादियों का भी क्षेत्र है। देखिए, बौद्ध तंत्रवादी का प्रभाव है। ध्यान रखें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। मैं महात्मा बुद्ध को मैथिल मानता हूँ। वे मिथिला के पुत्र थे और उनका जन्म से लेकर कर्मभूमि तक मिथिला का क्षेत्र है, चाहे वो वैशाली का क्षेत्र हो कि लुम्बिनी का क्षेत्र हो। और उनकी भाषा जो पाली थी, वैसे भरत सिंह उपाध्याय जी ने उसे लंका की भाषा कहा है, मगर वो मैथिली का ही पूर्व इसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं का पूर्व क्षेत्र में लगा पाली। पल्ली मतलब गांव, और पल्ली की भाषा पाली। चूंकि उस समय संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जन्म और कर्म क्षेत्र की भाषा ही दूसरी भाषा होती है जिसमें बिना पढ़े लिखे आप प्रवचन कर सकते हैं। बुद्ध ने प्रवचन दिया पाली भाषा में, यानी पल्ली की भाषा में। पल्ली मतलब गांव की भाषा। आप जानते हैं मिथिला में पल्ली शब्द का बहुत प्रयोग होता है, पाली गांव भी है। तो पल्ली शब्द यानी गांव की भाषा। तो तत्कालीन मिथिला की जो भाषा थी, तत्कालीन शब्द बोल रहा हूं, चूंकि जानकी के समय में जो भाषा थी मानुषी भाषा, और ज्योतिश्वर के समय में जो भाषा थी, बुद्ध के समय में जो भाषा थी, विद्यापति के समय में जो भाषा, तो वही भाषा आज नहीं है।
शब्दों, आप जब उसका विश्लेषण करेंगे तो किस प्रकार से बोलने की शैली में, उसके क्रियापद में, शब्द उच्चारण में, शब्द के सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान पाने में कितना अंतर आ जाता है। तो महात्मा बुद्ध का प्रभाव स्वाभाविक रूप से होगा। एक कालखंड था, मगर मत भूलिए कि भारत से बुद्ध धर्म दर्शन के प्रभाव, बुद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में उदयनाचार्य, मिथिला के ही उदयनाचार्य करियन गांव के थे, उन्होंने शास्त्रार्थ के बल पर बौद्धों के दर्शन को वैचारिक स्तर पर परास्त किया। और मिथिलांचल सनातन धर्मी रहा है। और तंत्र, बौद्ध तंत्र, जब आप ब्रजयान में जा तंत्र की बात जब करते हैं तो महायान हीनयान से वज्रयान में जाना पड़ेगा। तो तंत्र और तंत्र सूत्र जो है वो बौद्धों से पहले का है, जो विज्ञान भैरवी तंत्र से निश्चित है। विज्ञान भैरवी तंत्र जो आधार है हमारा, तो तंत्र के लिए हमें बहुत प्रभाव की जरूरत नहीं है। वज्रयान पर परंपरागत जो सनातन धर्म का तंत्र है उसका क्या प्रभाव है, ये अलग अध्ययन का विषय है। मगर सनातन धर्म बौद्ध का चूंकि क्षेत्र ही बुद्ध का रहा है, आज जो हमारा मैथिली का जो प्रारंभ है, आचार्य सिद्ध लोग जो 84 सिद्ध हैं, उनमें कई से अधिकांश सिद्ध मिथिला के हैं। चर्यापद जो है, चर्यापद आदि जो है, दोहा, चर्यापद आदि मिथिला के सिद्धों के द्वारा ही लिखा गया है। ये तो विद्वता की बात है कि हम यथार्थ को स्वीकार करते हैं, आगे 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 चलते हैं। इसके लिए बौद्धों का प्रभाव, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। मैं भी बुद्ध दर्शन के बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करता हूँ। बुद्ध हमसे अलग नहीं है। और सनातन धर्म में तो बुद्ध को विष्णु का अवतार ही स्वीकार कर लिया गया। तो जब उन्हें हम अपना अवतार ही मानते हैं, और वेद हमारा कहता है नेति नेति नो इति, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तो बुद्ध के रूप में अगर हमें सनातन धर्म में कुछ सुधार या जो जिस प्रकार की कमियां आ गई थी, कालांतर में आ ही जाती है, उन्हें दूर करने का एक दर्शन प्राप्त हुआ तो स्वागत योग्य है। मगर वह सनातन धर्म के भीतर स्वीकार है। सनातन धर्म के बाहर की जहां तक बात है, मिथिलांचल सनातन धर्म का संरक्षक रहा है, सनातन धर्म के व्यवहारिक पक्षों का उद्गाता भी रहा है और व्यवस्थापक भी रहा है। इसलिए जहां तक तंत्र और तंत्र, मिथिलांचल को तो तंत्र की धरती मानी ही जाती है। तंत्र अच्छी बात है, वो तो आध्यात्म का विज्ञान है। तंत्र तो विज्ञान है, वो तो बिना धर्म के 2-2 4 गिनते हैं जो भी तंत्र के क्षेत्र में जाएंगे। और इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि तंत्र को बौद्धिक रूप से और क्रियात्मक रूप से भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, उससे मेरी अवगति है, और श्मशान तक मैं जानता हूँ। इसलिए, और मिथिलांचल भारत में जो कुछ प्रसिद्ध श्मशान है उसमें दरभंगा का श्मशान भी है। और बहुत सारे तांत्रिक आपको कामाख्या से लेकर और मिथिलांचल के क्षेत्र में बिखरे हुए मिल जाएंगे। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनके गुरु पंडित रत्ते झा बहुत बड़े तांत्रिक थे। बहुत सारे, मैं कितना नाम लूं, मिथिलांचल में तांत्रिकों की एक श्रृंखला रही है। मगर वो बौद्ध तांत्रिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सनातन तांत्रिक की बात कर रहा हूँ, जो विज्ञान भैरवी तंत्र से उत्प्रेरित हैं। हाँ, निश्चित रूप से मिथिला के ही लोग हैं जो बुद्ध के साथ भी हैं, और स्वाभाविक रूप से वो यहाँ के तंत्र को वहां लेकर गए हैं। फिर उनमें अपना जो उनकी अपना ज्ञान होगा, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ तो बहुत बात स्वाभाविक है। खूंटी कैलाश जी की है, कोट तो मैं अपना टांगूंगा। खूंटी कैलाश जी का है, कोट तो मैं अपना टांगूंगा। तो स्वाभाविक है जो विद्वान रहेंगे वे अपनी व्याख्या करेंगे। तो मिथिलांचल की यह मेधा है, वो बुद्ध के साथ जाए तो प्रणम्य है, महावीर के साथ जाए तो प्रणम्य है। और वो जो यात्री जी कहते हैं, रही जखन जतय जय सिंह है ततय कहा भी, लास्ट में कहते हैं यात्री जी, नागार्जुन जी, पाग विश्व भर में सबके न माथ पर हो। यह तो मिथिला की विद्वता जो है, जो सभी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों को प्रभावित करती है। और और यात्री जी ये भी कहते हैं कि दरभंगो महाराज खाए हमरा सब सगे मिलकर दैन भात। वो ये भी कहते हैं, वो भी कहना नहीं भूलते। दर्शकों को बता दूं कि अविचल जी 17 पोथियों के रचयिता है। हिंदी में लिखते हैं, मैथिली में लिखते हैं, संथाली में लिखते हैं, समान गति और प्रवाह से लिखते हैं। बहुत सारे पत्रिकाओं का भी ये संपादन करते हैं। कचोट झारखंड सनेश संस्कृति
ये मैथिली में है, और झारखंड वाणी ये साप्ताहिक जो है वो हिंदी में है। और आपने देखा कि भाषा शास्त्र का भी इनको ज्ञान है, और उस ज्ञान को मैं स्पीड और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में नहीं ले जाना चाहता। तंत्र में और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में जो तंत्र आता है वह तिब्बत से जाके पुनः वापस आता है, और जो चार्या पद है वो कंप्लीट बुद्धिज्म को इंडोर्स करता है। वो सब अलग बात है, वो कभी इनसे बात करेंगे। कामाख्या के तत्व पर हमने भी काम किया है, वो कभी इनसे बात करेंगे। आज तो हम उस आज तो हम उस आज तो आज तो हम उस अशोक अविचल से बात कर रहे हैं, जो अशोक अविचल मैथिली साहित्य को साहित्यिक प्रतिनिधि के रूप से एक नया अध्याय देने का यत्न कर रहा है, जो सभी को जोड़ने का यत्न कर रहा है। अगर अंग्रेजी में कंट्री इंग्लिश हो सकता है, इंडियन इंग्लिश हो सकता है, अमेरिकन इंग्लिश हो सकता है, लैटिन इंग्लिश हो सकता है, ब्लैक इंग्लिश हो सकता है, सबकी मान्यता हो सकती है। तो मैं हमेशा नागालैंड का उदाहरण देता हूँ। 16 प्रकार के नागा है नागालैंड में, और 16 नागाओं की 16 भाषाएं, और एक भाषा से दूसरी भाषाओं में कोई मेल जोल नहीं है। एक मिर्च का लोगों ने दिया और 16 नागाओं ने उसके लिए 16 शब्द का प्रयोग किए, और जब बाद में पता चला सिंबॉलिक तो वो मिर्च था। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। हमें ये एक अच्छी बात है कि सबको मान्य एक ऐसी परंपरा का हम विकास करें, जिससे जो यूनि यूनिकोड बन जाए, कि जो ठीक है लेखनी की मैथिली ऐसी हो जो सबको मानो। अब लोगों को पता नहीं है कि बिंदु डालना है या पूर्ण बिंदु डालना है या अर्ध बिंदु डालना है। यह भी देखना पड़ेगा कि जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर किस चीज को सहजता से ले रहा है, किस चीज को सहजता से नहीं ले रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनना पड़ेगा, थोड़ा सा उदारवादी बनना पड़ेगा। और मैंने ये सारे गुण अशोक जी में देखा है। अशोक जी हृदय से मैथिली साहित्य और संस्कृति का विकास करना चाह रहे थे। अशोक जी ने जिस तरह से उदाहरण दिया बेगूसराय का, बज्जिकांचल का, मतलब मुजफ्फरपुर का, और जो दूसरे क्षेत्रों का जो दिया, तो उससे ये स्पष्ट पता चलता है। मैं मुजफ्फरपुर के 3 ब्लॉक के गांव पे काम कर रहा था, भूचहा, कटरा और गायघाट। जब उन गांव का मैं अध्ययन किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबोलिज्म था अशोक जी। वो गांव वैष्णविज्म की ओर आ रहा है, उससे पहले बुद्धिज्म की ओर है, तो गांव का नाम बुद्धिज्म है, फिर वो वैष्णविज्म में आ रहा है, फिर इस्लाम आ जाता है। तो आता है क्या, रसूलपुर राधे नगर, गांव का नाम है रसूलपुर राधे नगर। देख रहे हैं ना किस तरह से मिक्सअप होता है। अगर कोई बंदा, कोई सीरियस बंदा हो, आप मुझे नहीं मालूम साहित्य वाले ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई सीरियस बंदा उस पे बहुत बढ़िया से रिसर्च करे, तो एक बहुत बड़ा नया फैक्ट आएगा, जो आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक नई दिशा दे सकता है। सांप का जो मंत्र आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से चार्या पद आप पर हावी है, किस तरह से बुद्धिज्म हावी है। तो ये सब बातें हैं, तंत्र के वो सब बातें हैं, उस पर भी हम कभी बात कर लेंगे। तो अभी तो हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुनने का, और हमको लगता है कि हम भविष्य में भी बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे आपको। और मैं हिंदी में करने का मेरा मकसद ये था कि हिंदी में जो गैर मैथिली भाषी भी है वो समझ ले कि मैथिली हिंदी की या किसी अन्य भाषा की कुछ चेरी नहीं है, हिंदी सहचरी है, मैथिली सहचरी है, एक साथ चलने वाली है, और मैथिली में ये विकास हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अंतिम में कुछ बात, इसको आपने बहुत अच्छा प्रश्न छेड़ दिया। मैथिली देखिए मातृभाषा बनाम राष्ट्रभाषा, इस पर बड़ी लंबी बहस डॉक्टर अमरनाथ झा के समय में चली हुई है। जब अमरनाथ झा हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री बने थे और जीते थे, उस समय बहुत लंबी श्रृंखला चली है मातृभाषा बनाम राष्ट्रभाषा, और मैंने भी अपना एक संपादकीय लिखा था मातृभाषा बनाम राष्ट्रभाषा।
मैथिली ने हमेशा सभी भाषाओं को कुछ ना कुछ दिया है और इसके दिस देने के चक्कर में बहुत कुछ खोया है, खो दिया है, बहुत कुछ खो दिया है देने के चक्कर में। तो हमें देखना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, ज्योतिषवर से पुरानी कोई पुस्तक नवीन भारतीय भाषा में नहीं है। नवीन भारतीय भाषाओं में ज्योतिषवर से पहले की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद भी अगर मैथिली को कोई बोली कहने की हिम्मत करता है तो मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। विद्यापति से पहले की महाकाव्यत्व की कोई श्रृंखला नहीं है, किसी भी भाषा में बोल रहा हूँ, नवीन भारतीय भाषाओं में। कि विद्यापति से पहले के किसी महाकवि का नाम आप बता दें जिनकी इतनी बड़ी दीर्घ काव्य परंपरा रही हो, नहीं मिलेगा। और विद्यापति से प्रेरित होने के बाद ही अन्य नवीन भारतीय भाषाओं में अपनी भाषाओं में काव्य सृजन या साहित्य सृजन की प्रेरणा जागृत हुई। यानी विद्यापति का प्रभाव ज्योतिषवर से पहले जो मिथिलांचल में कवियों की परंपरा रही है, चूंकि पद्य से साहित्य का सृजन का प्रारंभ भाषा वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं, समालोचन नहीं मानते हैं। मिथिला कहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़े, प्रतिष्ठित हो और वास्तविक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए मैथिली भाषियों ने बहुत त्याग किया है और आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी से हमारा कोई वैर नहीं, मगर मातृभाषा की कीमत पर नहीं। मातृभाषा हमारी मैथिली है जो समृद्ध है, हिंदी से पहले से विकसित है और हिंदी को हमने बहुत कुछ दिया है। हिंदी में भी हम लिखते हैं क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पूज्य है। हम चाहते हैं हिंदी को और मिले। और जहां तक सहचर भाषा का प्रश्न है तो बंगाल और असम स्वीकार करता है कि मिथिलाक्षर जो स्क्रिप्ट है, मतलब बंगला की जो स्क्रिप्ट है, वो हमारी मिथिला की देन है। आप देखें बंगाल के बड़े बड़े विद्वान बंदोपाध्याय हों या शरत चंद्र जी हों, रविन्द्रनाथ टैगोर भी भानु सिंह पदावली लिखते हैं। तो मिथिला का क्षेत्र सभी भाषाओं के मध्य समन्वय का काम करता रहा है, सबों का आदर करता रहा है उस, और अन्य भाषाओं को सीखने की यहाँ के विद्वानों में ललक भी रही है और स्वाभाविक भी है। न्याय का क्षेत्र है, दर्शन का क्षेत्र है, मीमांसा का क्षेत्र है, पढ़ने के लिए पूरे पूर्वोत्तर के लोग यहाँ आते थे। स्वाभाविक है, भाषा भी ले जाएंगे, भाषा भी दे जाएंगे, तो प्रभाव तो है। शांति निकेतन के बगल में एक गांव है केंदुली, और केंदुली में बाउल का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो मैंने उस पे कुछ काम किया। तो जब मैं केंदुली में गया तो 7 दिन वहां रहा और वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोकलोर मिला और मुझे लगता है कि मैं फिर कभी जाऊं और उस पूरे फोकलोर को अच्छी तरह से लिखूं। उस फोकलोर का नायक विद्यापति ठाकुर है और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी है कि हाउ टू गेट ए लेडी इन हिज लाइफ। he denounces everything, every worldly things of his life। और वो विद्यापति एक इस तरह से स्थापित होता है उस धरती में, तब लगता है कि विद्यापति को हम लोगों ने अभी तक वैल्यू नहीं दिया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, यदि तुम्हारा डाक सुने कोई नाय आसे तभी तुम एकला चलो रे, बंगालियों ने विश्व का मंत्र बना दिया। लेकिन विद्यापति ने कहा, देसिल बैना सबजन मिठा। वो चाहते तो मैथिल बैना सबजन मिठा कह सकते थे, वो चाहते तो अवहट जन बैना सबजन मिठा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देसिल बैना, मदर्स टंग, द लैंग्वेज ऑफ द लैंड, लैंग्वेज ऑफ द लैंड, देसिल बैना। तो लैंग्वेज ऑफ द लैंड जो है वो इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज फॉर एवरीबॉडी हूसोएवर इज रिसाइडिंग देयर। तो ये जो एक नारा दिया, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम लोग, और चूंकि आप प्रतिनिधि हैं तो मैं चाहूंगा, कहे तो मैं अपने फोक ब्रेन से भी आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं कि आप यूनेस्को को बोलिए, यूनेस्को अपने चार्टर में देसिल बैना सबजन मिठा को इंक्लूड करे, क्योंकि इससे अच्छा भाषा के लिए कोई मूल मंत्र स्लोगन हो ही नहीं सकता। ये सभी भाषाओं के लिए एक व्यापक हो सकता है, सर्वमान्य हो सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप आए, फोक ब्रेन आपको पाकर धन्य हुआ। आपके ज्ञान से, वैदुष्य से, आपके वक्तृत्व कला से, और जो आपका पूरा नॉलेज है, जिस तरह से आपने एक एक प्रश्न को लिया, आपने बहुत ही
वो जो कहते हैं ना सर्वतंत्र स्वतंत्र वाली बात मैंने शुरू में ही कह दिया था, तो आपने वो पक्षधर मिश्र का जो स्टाइल है सर्वतंत्र स्वतंत्र का आपने नहीं, मैं अपने को विद्वान नहीं मानता हूँ, लेकिन विद्वान नहीं हो सकता, लेकिन यू आर वेरी ब्रेव। आपने बहुत ही स्मार्ट ढंग से बड़ी बोल्ड होके आपने क्वेश्चंस को लिया और क्वेश्चनों के बौछार आए जा रहे थे, मैं उसको आपकी ओर पटकते जा रहा था और आप उसको बोले जा रहे थे, बिल्कुल इंगेज इन क्रॉस पावरफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर। दैट वाज योर यूएसपी। बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। लगे रहिए, कल हम राम के ननिहाल चलेंगे, छत्तीसगढ़ मतलब कौशल। कौशल में राम कथा की क्या अवधारणा है, तो वहां के हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता हैं जो उन पर बोलेंगे, और एक राष्ट्रपति से अवार्डेड लोक गीतकार है जो गीत भी गाएंगे, और राम के ननिहाल में राम को किस तरह से देखा जाता है, वो जो राम कथा का सर्किट है या रामायण रूट सर्किट है, उस पे हम बात करेंगे। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, और सर आपका पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। ध्यान से रहिएगा, कोरोना से डरिए नहीं, लेकिन संभल के रहिए।